हेलो नमस्कार, मैं उदंसुक पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस चैनल पे फटाफट आप लोगों के बीच में वो 5 इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं जो कि कल आपके यूपी एपीयू के एग्जाम के अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। देखिए जी, सबसे पहले नंबर 1, एग्जाम का पैटर्न दिमाग में सेट करके चलना। आपके एक जीके का पोर्शन होगा और साथ ही साथ में एक पोर्शन होगा लॉ का। ओके, टोटल 150 जो टोटल मार्क्स है वो सब कुछ आपको 2 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करने वाला है। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि घर से निकलने से पहले अपना एग्जाम प्लान दिमाग में सेट कर लेना। एग्जाम प्लान का मतलब ये है कि एक बार आंखें बंद करके ये सोच लेना कि जब मेरे सामने 2 घंटे का पेपर आएगा, 150 मार्क्स उसके अंदर होंगे, 50 सवाल जीके के होंगे और 100 सवाल जो है वो किसके होंगे, लॉ के पोर्शन के होंगे। इनमें से आपके क्रिमिनल मेजर लॉ होगा, 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और 15 नंबर का पुलिस का लॉ है जो वहाँ पे डेडिकेटेड होगा। तो ऐसे केस में मुझे किस तरीके से है जो चलना चाहिए, मतलब कि मुझे पहले जीके के सवालों को सॉल्व करना है या फिर पहले मुझे लॉ के सवालों को सॉल्व करना है, ये पहले दिमाग में लेके चलना। नंबर 1 चीज़ ये मान के चलना कि जब आप जीके के सवालों को सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है ऐसे भी कुछ सवाल आएंगे जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, या फिर जब आप लॉ का सेगमेंट डील कर रहे हो सकता है कुछ सवाल ऐसे होंगे जो इन्होंने घुमा फिरा के पूछ लिया, हो सकता है ऐसे सेक्शन डायरेक्टली पूछ लिए जाए जो बिल्कुल आप लोगों ने माइंड में रिकॉल करने का प्रयास भी है जो नहीं किया है। तो ऐसे केस में आपको घबराना है जो नहीं, ध्यान रखना आपके लिए 2 घंटे का एक एक मिनट कीमती है। 120 मिनट आपको मिलेंगे। अगर मान लीजिए किसी कारण शुरुआत के 20-30 मिनट वाले सवाल अच्छे नहीं भी आए तो वहाँ पर अगर अपने लोड ले लिया और टेंशन क्रिएट कर दी तो ध्यान रखना आपका रिमेनिंग 100 जो मिनट का पेपर बचा है वो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ है जो हो जाएगा। तो आपको अपना पहले से माइंडसेट लेके चलना है कि यहाँ से सवाल आ सकता है, वहाँ से आ सकता है वगैरह वगैरह। मुझे बीच में ना अपने जो भी साथ साथ में डॉक्यूमेंट कैरी करना है, चाहे मेरा आईडी प्रूफ हो गया, एक आईडी प्रूफ हमेशा एक्स्ट्रा ही लेके जाया करो, खासकर फोटो आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे रखना ही रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके पेन वगैरह है या फिर जैसे अब आपकी पानी की बॉटल्स वगैरह है तो आपको क्या कर लेना है, इसके स्टिकर को इस तरीके से हटा देना है। इससे पता है क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं मतलब आपके माइंड में ये चीज़ नहीं रहेगी या एग्जामिनर आपको पानी की बोतल से रोकेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि हम वहाँ पे उस समय जब पानी लेने के लिए जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं या पानी पीने के लिए जाते हैं समय वहाँ पे खराब हो जाता है। तो इस तरीके से स्टिकर हटा के रखना ताकि प्लेन बोतल है जो रहेगी, जो भी आप कैरी कर रहे हो जिसमें आपके पेन पेंसिल वगैरह है तो वो जहां तक हो सके वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो तो बेटर है। अपने आपके एडमिट कार्ड को किसी ऐसे व्यक्ति को व्हाट्सअप करके रखना जिसके व्हाट्सअप नंबर आपको याद हो, ताकि किसी वर्स्ट केस में आपका आईडी प्रूफ या एडमिट कार्ड अगर खो जाता है तो आप जिसके नंबर आपको याद है तो आप किसी के भी फोन से कॉल करके वहां से मंगवा के उसका प्रिंट आउट है जो निकला सकते हो। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ गेट बैक टू द मेन थिंग। तो यहां पर आपके सामने ये जो जीके का पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर भी आपके सामने बाइफर्केशन है। मान के चलना कि जीएस, करंट इवेंट, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह, इन सब के सवालों का स्पेसिफिक बाइफर्केशन आपको लगभग देखने को मिलेगा। वहां पर ये कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, मैं फिर से कह रहा हूं वहां पर ये कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि 8 नंबर के सवाल जो है वो जनरल साइंस से आए कि नहीं आए, 10 नंबर के सवाल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से आए कि नहीं आए, 8 नंबर के सवाल ज्योग्राफिक से आए कि नहीं। ये हमें उस समय है जो नहीं करना है, उस समय जो पैटर्न है वो लेके चलना है। आप माइंड में ये भी लेके चलना कि उसमें सब हेडिंग वगैरह कुछ मेंशन नहीं होगी, यानी कि 1 से लेकर 50 तक के जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली एज इट इज है जो होंगे, बीच में कोई सब हेडिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। आ जाए तो अच्छी बात है वरना संभावना नहीं रहेगी। ओके, और सिमिलरली आपको प्लानिंग लॉ के पेपर के अंदर भी करनी पड़ेगी। लॉ के पेपर के अंदर भी एक बार मोटा मोटी सिलेबस में ये देख लो कि किस चैप्टर पर आपकी कमांड जो है वो अच्छी है। ओके, हम जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना तो उस समय स्पेसिफिकली ध्यान रखना, इधर देखिए, हम जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे अगर मैं लॉ के पेपर के 100 क्वेश्चन सॉल्व है जो कर रहा हूं, यानी कि 51 से लेकर मेरे जो 150 तक के क्वेश्चंस हैं, तो मुझे एक बार पूरा फ्लो में चलना है। फ्लो इन द सेंस 51, 52, 53, 54 इस तरीके से फ्लो में है जो चलना है। मैंने 51 पढ़ा, मुझे आंसर बी लगा, मैंने टिक कर दिया। 52 पढ़ा, मुझे आंसर ए लगा, मैंने टिक कर दिया। 53 मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़ लो, दूसरी बार भी नहीं समझ में आ रहा, एक बार के लिए होल्ड कर लो, छोड़ दो उसको। ओके, यहां पर आप लोगों के लिए ना वो जो रेड ग्रीन वाला मेथड है वो बहुत काम का है, ध्यान रखना। रेड और ऑरेंज वाला मेथड ध्यान इस माइंड में सेट कर लो। अगर कोई ऐसा सवाल जैसे मान लीजिए कि आपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है नहीं पढ़ा और इन्होंने जो आपसे सवाल पूछा वो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी वाला ही पूछा है, तो ऑब्वियसली बात ये हमारे लिए बाउंसर है। बाउंसर का मतलब ये है रेड कैटेगरी का सवाल। जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, जिस टॉपिक को हमने टच नहीं किया है, उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आ गया है तो वो हमारे लिए
बाउंसर है, बाउंसर का मतलब रेड कैटेगरी। अपने जो आपको जो कॉपी दी जाएगी ना, आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसके एंड में आपको रफ पेज है जो दिया जाता है, तो उसके एंड में लिख लेना RED, रेड नंबर, यानी कि रेड के जो सवाल है उन पे वापस हम दिमाग लगाएंगे भी नहीं। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा सवाल है, सपोज करो आपने बेल चैप्टर पढ़ के गए थे, उसमें से उन्होंने कुछ हल्का सा कोई पॉइंट ऐसा पूछ लिया जिसके लिए आपको सोचना पड़ सकता है, लेकिन शुरुआत में जो आपका फर्स्ट स्पीड चल रहा है उसमें आप उस एंगल से नहीं सोच पा रहे, तो इसको रखो ऑरेंज कैटेगरी के अंदर। यानी कि ऑरेंज का मतलब होता है हम रिव्यू करेंगे, ऑरेंज का मतलब रिव्यू करेंगे, और रेड का मतलब है कि हम इसको वापस कंसीडर नहीं करने वाले। ठीक है, रेड वाला सवाल आ गया तो इसका मतलब ठीक है, इस सवाल को वापस दिमाग लगाना ही नहीं है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं रेड और ऑरेंज, इसका फायदा तब मिलता है जब ऐसे मान लो कि मैं 1 से लेकर 150 तक के सारे सवालों को मैंने फटाफट टिक कर दिया। ठीक, अब मेरे पास टाइम बच रहा है, मान लीजिए मैंने 100 मिनट के अंदर बाकी के सारे सवालों को 1 से लेकर 150 तक मैं पहुंच गया। अब मेरे पास में जो 20 मिनट बचे हैं, उस 20 मिनट के अंदर मैं कौन से सवालों को देखूंगा? मेरा पहला तरीका ये होगा कि मैं जितने भी सवाल मैंने छोड़े हैं उन सब में दिमाग लगाऊं, और या फिर दूसरा तरीका, चूंकि रेड वाले के अंदर प्रोबेबिलिटी कम है कि मैं सही कर पाऊंगा, लेकिन ऑरेंज वाले के अंदर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आपको उस मोमेंटम के अंदर उस लास्ट 15-20 मिनट में कैसे पता चलेगा कि ये ऑरेंज वाले सवाल है और ये रेड वाले सवाल है? तो यहां पर ये मेथड आपका काम करेगा। इसको बड़ी मुश्किल से कुछ सेकंड लगते हैं पेपर के एंड में। ये मेरा लिंकिंग मेथड हमेशा कभी फेल नहीं हुआ है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं और स्ट्रांगली कहता हूं ये काम करता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, रेड ऑरेंज मेथड। और जब पेपर हो जाए ना उसके बाद मुझे बताना जरूर कि वापस काम किया कि नहीं किया, क्योंकि आप लोगों के लिए कल के एग्जाम के बाद में शाम को 6 बजे इसका पेपर एनालिसिस भी मैं करने वाला हूं, वो भी आपके लिंकिंग लॉ के यूट्यूब चैनल पे। अब कुछ जरूरी बातें उनको भी समझ लीजिए। देखो, आपको पता है आपके एग्जाम पैटर्न के अंदर इन्होंने कुछ चीजें मेंशन है जो करा रखी है, शायद आप लोगों को जानकारी ना हो, लेकिन आपको OMR शीट जो है वो 3 कॉपी में दी जाएगी। ओके, 1 2 3 आपको मार्किंग एक जगह पर ही करना है। नीचे क्या होता है, कार्बन कॉपी लगी रहती है, तो ऑटोमेटिकली नीचे है जो आपके मार्किंग हो जाएगा। अब सपोज करो कि 3 पेपर है, ये बात अक्सर स्टूडेंट गलतियां कर जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखो, ये 3 पेपर की कॉपी होगी, 1 2 और 3। ठीक है, अब ये जो आपके 3 पेपर की कॉपी है ना, इनमें हर एक के बीच में शायद कुछ कार्बन लगा होगा। ठीक है, तो आपको जो है इसका ये अलाइनमेंट नहीं बिगड़ना है। ये जो अलाइनमेंट है, मतलब ऐसा नहीं हो कि नीचे का पेपर थोड़ा ऊपर आया हुआ हो, या फिर आपने पेपर सॉल्व करते समय इसको ऊपर नीचे कर दिया हो। इसका प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि मान लीजिए ऊपर वाली कॉपी से आपका जो मामला चेक होगा, देखो आप देख पा रहे हो 3 कॉपी, पिंक कलर की कॉपी होगी, साथ ही साथ में वहां पे ग्रीन कलर की कॉपी होगी और एक ब्लू कलर की कॉपी होगी। ये देखिए, ये मैं नहीं, ये आपका बकायदा जो इंस्ट्रक्शन एडवर्टाइजमेंट उसमें लिखा हुआ है। एक कॉपी कैसी होगी आपकी पिंक कलर की ओरिजिनल कॉपी, दूसरी होगी आपकी ग्रीन कलर की, और तीसरी होगी आपकी ब्लू कलर की कॉपी। ये ब्लू कलर की कॉपी आप अपने घर पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के बाद में ये ब्लू कलर की जो OMR शीट है वो आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। लेकिन यहां पर अब मान लीजिए कि मैंने पेपर को ऐसे ऊपर नीचे कर दिया, तो मैं सर्किल यहां पे गोला कर रहा हूं, तो नीचे वाली कॉपी में वो गोला कहीं और चला जाएगा। ठीक है, ये प्रिजर्व कॉपी तब इस्तेमाल की जाती है जब ओरिजिनल कॉपी खो जाती है या ओरिजिनल कॉपी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो प्रिजर्व कॉपी की जाती है। यानी कि आपकी तीनों कॉपी का अलाइनमेंट जो है वो पूरे 2 घंटे एकदम सेम होना चाहिए। ये गलती मत करना, मैं बहुत ही स्ट्रांगली यहां पर आप लोगों को कह रहा हूं। ठीक है, तीनों कॉपी, और आपको जो ब्लू वाली कॉपी है वो आप घर पे लेके जा सकते हो, और क्वेश्चन पेपर भी आपको दे दिया जाएगा। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें जानकारी होनी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, यानी कि आपके 150 है, वो सवाल जहां पर आप श्योर नहीं हो तो जबरदस्ती उसको हुक एंड क्रुक मत करके आ जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बेड़ा गर्क है जो कर देती है। ठीक, आप लोगों को मतलब कहते हैं ना कि अगर रिस्क लेना भी है तो उन सवालों में लेना जहां पर आपको 4 में से लग रहा है कि 2 ऑप्शन मेरे सही है, यानी कि ऑरेंज मेथड की बात कर रहा हूं। आपको लग रहा है इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, मैं थोड़ा थोड़ा श्योर हूं, वहां फिर भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आंख मत बंद करके ब्लाइंड रिस्क बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर 1/3 जो है क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है जो होने वाली है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को यहां पर समझनी पड़ेगी, और वो क्या है, देखो जी, आपके पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी है, यानी कि SC ST कैंडिडेट को 35% और जो अदर कैंडिडेट उनको 40% मिनिमम लाने पड़ेंगे। इसीलिए मतलब कई बार होता है ना कि नहीं मैं तो सारे सही वाले ही डील करूंगा। सवाल को पढ़ने में इतना भी टाइम मत लगा देना कि आपके 150 में से 50 सवाल आप निकाल चुके हैं और टाइम हो चुका है पूरा आपका 100 मिनट। ओके, टाइम कैलकुलेशन लेके चलना, टाइम कैलकुलेशन लेके चलना। एक आखिरी बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपके सवालों के भी कैटेगरीज होंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो डायरेक्टली होंगे, आपसे पूछ लिया बताओ राइट टू एजुकेशन कौन से फंडामेंटल राइट में, डायरेक्ट सवाल है। लेकिन वहीं पर आपसे कुछ सवाल ऐसे होंगे जो घुमा के पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 5-6 लाइनें हैं जो दे रखी है, अब बोला ये बताओ भाई क्या ये फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम डील करवा सकते हैं क्या। तो अब ऐसे सिनेरियो के अंदर
कुछ सवालों में हम 10 सेकंड के अंदर टिक कर जाएंगे और कुछ सवालों के अंदर हमें टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको तालमेल बना के चलना है, राइट। आपकी घड़ी का जो मामला है वो टिक 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 चलना चाहिए। देखो घड़ी के अंदर भी ध्यान रखना, सिंपल घड़ी लेके जाना जो आपके लिए मतलब सिर्फ क्या करे, नॉर्मल रहे। वो जो स्मार्ट वॉच है उसको कैरी मत करना, वरना उसको रखवा देंगे। अगर आप सिंपल घड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपके 1 से लेकर 12 तक के सेगमेंट मेंशन किया हुआ है, तो वहां पे वो नहीं रुकवाएंगे। उनसे अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो। एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं, एग्जाम सेंटर जाने से पहले किसी से भी उलझना मत। ध्यान रखना हमारा मेंटल स्टेट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये जो 2 घंटे का एग्जाम होता है वो सारा का सारा खेल मेंटल स्टेट का है जो होता है। अगर मान लीजिए ऑटो ड्राइवर के साथ में, या जो बस सिटी बस वाला है, या फिर मान लीजिए जो एग्जाम हॉल के बाहर जो गेट कीपर खड़ा है उसके पास में, अगर हम उलझ जाते हैं तो वहां पर हमारे लिए दिक्कत ये क्रिएट हो जाती है कि फिर हमारा माइंड उसके प्रति डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होता है तो उसका इंपैक्ट एग्जाम के अंदर पड़ता है। देखो हमारे साल भर की मेहनत का मामला है, इसलिए वहां पे 1% भी ऐसा रिस्क मत लेना। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जितना हो सके लिमिटेड सामान ही कैरी करके जाना आपके एग्ज़ाम हॉल के अंदर जहाँ भी है। मतलब अगर आप कहीं होटल धर्मशाला के अंदर रुके हैं या आपके साथ में कोई है तो वहाँ पर वो सामान रखवा दीजिए उसके पास में। और एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ हमारा एडमिट कार्ड, हमारा आईडी कार्ड, एडिशनल आईडी कार्ड, आपके ब्लू और बॉल पेन पॉइंट जो पेन है वो आप साथ साथ में कैरी है जो करेंगे, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी की बोतल हो गया, घड़ी हो गया, बस इतना ही। और हो सके जहाँ तक तो है ना, जैसे लड़के हैं तो टी शर्ट पहन के जाओ ताकि वहाँ पे वो लोग आपसे शर्ट को ऊपर नीचे कराने की दिक्कत ना करें। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ पर थोड़ा आपको इस तरीके से मतलब ज़्यादा खुद को कवर करके नहीं जाना है। जैसे हेयर्स है तो हेयर्स के बेटर है आप चोटी वोटी बांध के जाइए ताकि वो अनावश्यक रूप से आपको परेशान है जो ना करें। मतलब क्या है कि उस समय हमारे लिए एक एक मोमेंट जो है बहुत काम का है जो होता है। और पूरा सपोर्ट करना, वो जो फ्रिस्किंग प्रोसीजर होती है, मतलब शुरुआत में जो सिक्योरिटी प्रोसीजर, उसको ध्यान में रखते हुए आप समय पे ही जाइएगा, ओके। कोशिश ये कीजिएगा कि आधा घंटा जल्दी पहुंच जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि आप जैसे कई बार एग्जाम के अंदर साथ साथ बुक्स लेके जाते हैं कि मैं एग्जाम हॉल तक है जो पढ़ेगा। देखो अच्छी बात है, प्रयास कर लेना चाहिए, लेकिन जितना हो सके रिलैक्स हो जाओ। साल भर अगर पढ़ा है तो इस एक रात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और साल भर अगर नहीं पढ़ा है तो भी इस एक रात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। और एंड में जाते जाते बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इतिहास गवाह है कि वो व्यक्ति हमेशा रेस के अंदर दौड़ता रहा है जिसने खुद पे विश्वास रखा है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, राइट। अगर आपने ठान लिया है कि मैं अच्छा पेपर करेगा तो अच्छा पेपर होगा, ओके। अपने ईश्वर पे और अपने आराध्य पे भरोसा रखिए। मेहनत कभी विफल नहीं जाती है। पेपर जैसा भी होगा हम बढ़िया तरीके से डील करके आएंगे। और मैं तनसुख पालीवाल लिंकिंग लॉ के पूरी टीम की तरफ से आप सभी को और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका पेपर शानदार होना चाहिए और शानदार होगा, ओके। बाकी हम कल एग्जाम के बाद मिलते हैं। सो विश यू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।